बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मिस फरजाना है और मैं क्लास 6 को उर्दू पढ़ाऊँगी। बेटा, जैसे आप लोगों को मालूम है कि आपने पहले जो एक नज़्म पढ़ी थी हवा, थोड़ा सा उसका जो काम रह गया था, मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। नज़्म हवा के बारे में बताया गया है कि हवा जब चलती है तो किस तरह तेज़ होती है। कभी वो झक्कड़ की तरह चलती है, कभी वो चुप साध के चलती है। और मेन सबसे अहम चीज़ जो है वो हवा जो है वो इंसान को, जानदार को ज़िंदा रखने में मददगार होती है, क्योंकि हवा के ही बलबूते पे परिंदे भी उड़ते हैं और हवा हर जगह मौजूद है। क्योंकि हवा जो है वो इंसान के लिए, जानदार के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका कुछ सवालात हमने कर लिए थे, लेकिन कुछ सवाल इसके अभी बाकी थे जो कि मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी उसके बारे में। क्योंकि ये सवाल जो है हमने आपको स्क्रीनशॉट पे भी भेज दिए थे, लेकिन MCQs वगैरह जो है वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं सवाल नंबर 2। दिए गए मिसरों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। कभी डैश करती मिलेगी, कभी अटखेलियाँ, नंबर 2 पे जो लिखा है अटखेलियाँ करती हुई मिलेगी। हवा होगी जहाँ डैश ना होगा, यानी हवा उस जगह मौजूद होती है जहाँ कोई भी नहीं होता है। जीम है, हवा जब डैश होती है हल्की, यानी हवा जब गर्म होती है तो गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाती है। इसके बाद है यही डैश इसका लाए सर्द झोंके, यानी सर्द झोंके कौन लेकर आता है, यानी ये अपनी खूबी से सर्द झोंके लेकर आती है। उसके बाद लास्ट, अगर गेसू की डैश में मिलेगी, यानी गेसू की सूरत में मिलेगी। ये 5 आपके जो दुरुस्त अल्फाज थे जिनको आपने पुर करना है, और इसके आंसर भी मैंने आपको इसमें बता दिए हैं कि कौन से होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका है दुरुस्त लफ्ज़ पर सही का निशान लगाएं। अलिफ है, बड़ी तेज़ी से इसकी जानिब है। अब इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 में से किसी एक पे आपको लगाना है। तो बड़ी तेज़ी से इसकी जानिब है बढ़ती, यानी बढ़ती इसका सही आंसर है। यही वस्फ लाए का लाए झोंके। अब आपके पास 3 ऑप्शन हैं, जिसमें आपने क्या लिखना है, सर्द, यानी सर्द झोंके लेकर आए। इसके बाद नंबर जीम है, हवा का है जो इसको तोलो, यानी हवा जो है वो वज़न रखती है, यानी हवा का वज़न होता है और इसको हम जैसे किसी भी चीज़ में अगर हो तो ये तुल सकती है, इसको हम तोल सकते हैं, इसका एक वज़न है, ठीक है। उसके बाद नंबर दाल है, कभी सूरत में चलेगी, तूफ़ान की, आंधी की या रवानी की। तो आंधी की सूरत में, यानी हवा जो है वो आंधी की सूरत में चलेगी। उसके बाद है हवा के बल पे उड़ता है जहाज़, इंसान या परिंदा। तो यहाँ पे आपको मालूम है परिंदा है, ये हवा के बलबूते पे उड़ता है परिंदा, ठीक है। उसके बाद आपका मैंने अल्फाज के मायने मैंने आपको समझाए थे उस दिन के अल्फाज के मायने। उसके बाद आपके मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, क्योंकि अल्फाज के मायने और जुमले मैंने आपको बता दिए थे कि जुमले आपको कैसे बनाने हैं। खालिस, दमसाद, तूफ़ान उठे, बेरंग और दौर दौरा, यानी हवा जो है वो खालिस होती है, यानी हवा में कोई मिलावट नहीं है। दमसाद यानी खामोशी से, यानी बाज़ दफ़ा हवा जो है वो दम साध के चलती है। तूफ़ान उठे, बाज़ दफ़ा हवा तूफ़ान की सूरत में भी चलती है, यानी तूफ़ान उठते हैं हवा के। बेरंग,
हवा का कोई रंग नहीं होता और ये बेरंग होती है। दौर दौरा, हवा का हर तरफ दौर दौरा होता है क्योंकि हवा हर तरफ चलती है, तो हर तरफ घूमती रहती है, इसलिए इसका हर तरफ दौर दौरा रहता है। उसके बाद आपके सामने एक सवाल है, हवा के फ़वाइद बताइए। हवा के फ़वाइद हमने देखने हैं कि क्या क्या हैं। हवा के फ़वाइद, हवा जानदार के सांस लेने में काम आती है, यानी ये उसके फ़ायदे हैं, यानी तमाम जानदारों को सांस लेने में आसानी होती है हवा से। हवा पौधों की खुराक है जिसके ज़रिए वो बढ़ते हैं, यानी सांस भी लेते हैं और उनकी यानी जो भी नशोनुमा है वो हवा के ज़रिए होती है। हवा गर्मी में ठंडक देती है, यानी हवा जब होती है ठंडी तो ठंडक भी देती है, और हवा अगर गर्म होती है तो गर्मी का एहसास भी होता है। हवा परिंदों को उड़ने में मदद देती है, यानी हमारे यहाँ जो परिंदे हमें उड़ते हुए नज़र आते हैं इनको उड़ने में मदद भी देती है। हवा आवाज़ को पहुँचाने में मदद करती है। एक जगह से दूसरी जगह आवाज़ को पहुँचाने में हवा बहुत अहम किरदार अदा करती है, और हवा ही के ज़रिए हमारी आवाज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती है। इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास एक काम और है जो मैं अभी आपको समझाती हूँ, जो कि आपका एक ख़त है जो कि हमें करना है। अच्छा, ख़त है अपने वालिद साहब के नाम लिखिए जिसमें आप उनसे किताबें ख़रीदने के लिए रकम भेजने की अर्ज़ करेंगे। तो यानी आपने अपने वालिद साहब को एक ख़त लिखना है जिसमें आपने उनसे जो अपने नए सेशन की जो किताबें हैं उनको ख़रीदने के लिए आपने पैसे मंगवाने हैं अपने वालिद साहब से। तो ये ख़त हम किस तरह लिखेंगे ये अभी आपको मैं बताती हूँ कि सबसे पहले जहाँ से हम ख़त लिखेंगे उस जगह के बारे में लिखेंगे। जैसे आपने लिखा है अज़ कराची, अज़ का मतलब है से, यानी हम ख़त कहाँ से लिख रहे हैं, कराची से। उसके बाद हम जिस तारीख़ को ख़त लिखेंगे वो तारीख़ हम डालेंगे, और जिसके नाम हम ख़त लिख रहे हैं उसके बारे में हमने बताना है कि हम किसको ख़त लिख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ख़त किसको लिखना है, वालिद साहब को, जो कि हमें ज़ाहिर है जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम किससे मांगते हैं, अपने माँ बाप से। तो ज़ाहिर है जब वालिदैन से मांगेंगे तो वालिदैन ही को हर चीज़ से जो है आगाह भी करेंगे और उनको बताएंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद जब हम ख़त शुरू करेंगे तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हमने उनकी खैरियत दरियाफ़्त करनी है कि वो कैसे हैं और हम यहाँ पे कैसे हैं, यानी वहाँ पे जो जो लोग मौजूद हैं वो खैरियत से हैं, और हम भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब खैरियत से हैं। तो सबसे पहले हमने खैरियत अपनी और उनकी दोनों की मालूम करनी है, और उसके बाद जो कि आपकी अहम चीज़ है वो यही है कि आपने जो है उस ख़त में ये बताना है कि आप ये ख़त क्यों लिख रहे हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और इस चीज़ की ज़रूरत के लिए आप वो ख़त लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आप स्टार्ट करेंगे अपना ख़त। सबसे पहले उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से हम सब भी यहाँ खैरियत से हैं, यानी आपने अपने वालिद साहब की जो है वो खैरियत पहले दरियाफ़्त करनी है। आपके वालिद साहब मुल्क से बाहर हैं, शहर से बाहर हैं, किसी भी जगह मौजूद हैं जहाँ पे आप लोग नहीं हैं, तो वहाँ पे आपने उनकी खैरियत पूछनी है और फिर ये भी बताना है कि हम सब भी यहाँ पर खैरियत से हैं। उसके बाद बताएं, अब्बू जान जैसा कि आपको मालूम है
کہ میں سالانہ امتحان میں پاس ہو کر نئی کلاس میں آ گئی ہوں، کیونکہ آپ نے اپنے والد صاحب کو یہ لازمی بتایا ہے کہ آپ کے امتحانات ہو رہے ہیں، اور آپ کے جب امتحان ختم ہو گئے اور اس کا نتیجہ کیا رہا، کیونکہ یہ چیز آپ لازمی اپنے والدین کو بتاتے ہیں، چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ تو آپ نے ان کو یہ بتا دیا کہ آپ جو ہے وہ پیپر دے کر فارغ ہو چکے ہیں، اور امتحانات کا نتیجہ بھی بہت اچھا آیا ہے۔ تو یہ بات آپ نے اپنے والد صاحب کو بتائی کہ اب آپ نئی کلاس میں بھی آ گئے ہیں، اور آپ کو نئی کلاس میں آنے کے بعد ظاہر ہے نیا کورس بھی خریدنا ہے۔ تو آپ نے اپنے والد صاحب کو یہ بتایا ہے کہ مجھے کتابیں خریدنے کے لیے 5,000 روپے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب نئی کلاس میں جاتے ہیں تو نئی کلاس میں ضرورت پڑتی ہے نئے کورس کی، اور نیا کورس جب تک نہیں آئے گا تو ہمارا بھی کام شروع نہیں ہوگا، اور کورس کو لینے کے لیے ہمیں یقیناً پیسوں کی ضرورت ہوگی، تاکہ ہم اپنی کتابیں خرید کر آگے اپنی پڑھائی جو ہے وہ جاری رکھ سکیں، اور اپنا اسکول کا جتنا بھی کام ہے اس کو کر کے پورا کریں۔ تو یہاں پہ ہم نے اپنے والد صاحب کو خط لکھنا ہے اور انہیں یہ بتانا ہے کہ ہم نے امتحان دیا، پاس ہوئے، اور پاس ہونے کے بعد اب ہمیں ایک نئی کلاس میں جانے کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے۔ کتابوں کے لیے ہمیں 5,000 روپے کی بھی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے جب ہم نئی کتابیں لیں گے تو پیسے لازمی چاہیے ہوں گے، تو ہمیں اپنی کتابیں اور کاپیاں لینے کے لیے 5,000 روپے کی ضرورت ہے۔ اب ان سے آگے درخواست یہ کی گئی ہے کہ آپ منی آرڈر کے ذریعے رقم بھیج دیں، یعنی ظاہر ہے وہ خود تو نہیں آ سکتے پیسے دینے کے لیے، تو ہمارے یہاں ایک جو ادارہ کام کر رہا ہے جو کہ ہمارا پیسہ ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرتا ہے، تو اس لیے منی آرڈر کے ذریعے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ہمیں وہ رقم بھیج دیں، اور ہم اس رقم سے جلد از جلد فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد جب وہ رقم بھیج دیں گے تو اس کے بعد ہم نے ان سے ان کی مزید خیریت دریافت کرنی ہے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، یا ہم مزید اس خط کو اور بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی کام ہے تو ہم وہ کام بھی اس میں ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے لیے بھی ضرورت ہے یا اور کوئی کام ہے۔ تو جیسے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، والد صاحب جہاں کہیں بھی ہیں ہمیں ان سے یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا بہت خیال رکھیں، اور ظاہر ہے دور ہیں تو انہیں ہم بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان بہت جلدی موجود ہوں، تو اس لیے ہم ان سے ایک درخواست اور کرتے ہیں کہ وہ جلد آنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگی میں ان کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو وہ اگر ہمارے درمیان آ جائیں گے تو ہماری اپنی بہت زیادہ کوشش ہوگی کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہوں، اور ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمارے والدین کا ہمارے قریب ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ والدین ہی ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور والدین ہماری ضروریات کی ہر چیز کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جلد آنے کی کوشش کریے گا، اور آگے اس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ باقی سب کی طرف سے سلام، اور ہم سب بھی آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ اپنے بارے میں بتائیں گے کہ آپ یہ خط لکھ رہی ہیں فقط آپ کی بیٹی، اگر لڑکی لکھ رہی ہے تو بیٹی لکھے گی، لڑکا لکھ رہا ہے تو بیٹا لکھے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الف ب ج اس لیے لکھا ہے تاکہ ایکس وائی زیڈ اس میں جو بھی نام ہیں وہ یہاں پہ نام اپنا لکھیں گے، یہاں پہ الف ب ج سب کے لیے لکھا گیا ہے، تو جو اپنا خط لکھیں گے وہ اس میں اپنا نام لازمی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔
اس طرح آپ کا یہ خط مکمل ہوا۔ اگر اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیے گا اور میں اس کا اسکرین شاٹ کر کے بھی آپ کو بھیج دوں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو میں اسکرین شاٹ پہ جو ہے وہ کر دوں گی اور گروپ پہ بھی سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔